प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। फिलीपींस ने शनिवार को दक्षिण चीन सागर में चीन की अवैध और आक्रामक कार्रवाइयों की निंदा करते हुए कहा कि उसके तटरक्षक ने नियमित आपूर्ति मिशन का संचालन कर रहे फिलीपीन मत्स्य पालन ब्यूरो के जहाज पर पानी की बौछारें की थी। दक्षिण चीन सागर के लिए फिलीपीन टास्क फोर्स, एक अंतर एजेंसी सरकारी निकाय ने चीन से स्कारबोरो शोल में अपनी आक्रामक गतिविधियों को रोकने का आह्वान किया, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। यूएस फिलीपींस में राजदूत मैरीके कार्लसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चीन का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और जीवन और आजीविका को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत के समर्थन में फिलीपींस के साथ खड़ा है। चीन ने कहा था कि उसने स्कारबोरा शोल के पास पानी में घुसपैठ करने वाले 3 फिलीपीन मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के खिलाफ नियंत्रण उपाय किए थे। राज्य मीडिया ने बताया, ये घटना 10 दिसंबर से पहले आती है, जब फिलीपीन लगभग 40 फिलीपीन के क्रिसमस काफिले को तैनात करने की योजना बना रहा है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के सबसे बड़े कब्जे वाले द्वीप थीटू द्वीप के निवासियों और दूसरे थॉमस सोल में एक पुराने युद्धपोत पर तैनात सैनिकों को उपहार और अन्य सामान वितरित करने के लिए जहाज लेकर गए थे, पर चाइना के जहाज़ों ने उस पर दोनों तरफ से पानी की बौछारें कर दी, और अगर थोड़ा और देर तक ये ऐसा ही चलता रहता था, हो सकता था फिलीपींस के ये जहाज़ पानी में डूब भी सकते थे। एवं चीन के BRI प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, साल 2013 में लॉन्च किए गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इटली ने चीन के BRI प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। करीब 4 साल पहले इटली ने BRI में शामिल होने का फैसला किया था। इटली G7 का एकमात्र देश था जो चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। मार्च 4 साल में इटली का चीन के कर्ज का जाल कहे जाने वाले इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से मोहभंग हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने BRI से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन के राजनीतिक प्रभाव को हासिल करने के लिए पिछली सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि इटली का यह फैसला भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। आइए इसे समझते हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो इटली की अर्थव्यवस्था के लिए चीन की BRI परियोजना बहुत अधिक प्रभावी साबित नहीं हुई है। इससे इटली के निर्यात में वृद्धि बहुत सीमित रही है। रिपोर्टों के अनुसार BRI में शामिल होने के बाद इटली से चीन को निर्यात 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो हो गया। लेकिन चीन के लिए संख्या काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इटली को बीजिंग का निर्यात 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष वी पंत का मानना है कि यह फैसला चीन के लिए असली संकट बनने जा रहा है। पंत कहते हैं कि चीन और यूरोपीय देशों में विश्वास की कमी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब यूरोप के देश चाहते हैं कि वे चीन के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करें और डील करें। अब तक इटली को चीन के प्रति सबसे ज़्यादा सहानुभूति रखने वाला देश माना जाता था। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की चाल थी कि यूरोप और अमेरिका के बीच फूट डाली जाए, ताकि वो अपने आर्थिक संकट के बीच अपने आसानी से निपट सके। पंत कहते हैं कि चीन ने सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका यह फेल रही। अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी हद तक यूरोप के साथ काम कर सकता है, ताकि अपनी धीमी बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति दे सके। BRI को बंद करने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब भारत और इटली उच्चतम स्तर पर अपनी भागीदारी को स्पष्ट रूप से बढ़ा रहे हैं। भारत चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI से बाहर निकलने के इटली के फैसले से इसलिए खुश होगा, क्योंकि यह CPC के रूप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। भारत ने इस CPC परियोजना का शुरुआत से ही विरोध किया है। यह घटनाक्रम इटली के साथ भारत के अच्छे संबंधों को दर्शाता है, जो आंकड़ों में भी दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि दर का संकेत देता है। हालांकि भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इटली की परियोजना से बाहर निकलने का फैसला उस सावधानी को प्रदर्शित करता है जो वे चीन के साथ बरत रहे हैं, जैसा कि व्यापक पश्चिमी दुनिया के अन्य देशों के साथ देखा गया है। भारत को सावधानी का लाभ मिलता है, क्योंकि वह एशिया में पश्चिमी देशों के विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। आइए हम बात करते हैं राज्यसभा में क्या कुछ हुआ वक्फ बोर्ड के बारे में। राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 निरस्त करने के लिए वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक 2022 सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। इसका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। काफ़ी बहस के बाद इस पर मत विभाजन किया गया। पक्ष में 53 मत पड़ने पर बिल सदन में पेश किया गया।
माकपा के एस कुमार पी ने कहा कि निजी बिल वक्फ की परंपरा को जानबूझ कर छेड़ने का प्रयास है। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि विधेयक को अनुमति देना संविधान का उल्लंघन होगा। वहीं कांग्रेस की जेबी मार्थर हिस्सम ने कहा कि सरकार जानबूझकर संवेदनशील मुद्दे छेड़ती है। सभापति धनखड़ ने कहा कि IUML सदस्य अब्दुल वहाब और माकपा के इलामारम करीम ने इस निजी विधेयक का विरोध करते हुए नोटिस दिया। वहाब सदन में नहीं थे। इलामारम करीम ने कहा कि हमारी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इसके विरोध में राय जाहिर की है। वक्फ संपत्ति हमारा अधिकार है और इसका अन्य समुदायों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को छूना ही नहीं चाहिए। इसी पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि वह इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में वैमनस्य पैदा करना और ध्रुवीकरण है। माकपा सदस्य संतोष कुमार पी ने कहा कि वक्फ को लेकर एक स्थापित परंपरा है जिससे अन्य समुदायों का कोई सरोकार नहीं है और यह निजी विधेयक स्थापित परंपरा को जानबूझकर छेड़ने का प्रयास है। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने कहा कि इस विधेयक को अनुमति देना संविधान का उल्लंघन होगा। वहीं कांग्रेस की जेबी मार्थर हासिम ने दावा किया कि सरकार जानबूझकर संवेदनशील मुद्दों को छेड़ रही है। द्रमुक सदस्य तिरुचि सिवा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के समय जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से पाकिस्तान आने का आह्वान किया था, तब जो मुस्लिम भारत में रुक गए थे, उन्होंने कहा कि वह इस देश के नागरिक हैं और यहीं रहेंगे। सिवा ने कहा यह उनकी भावनाओं को आहत करेगा। माकपा KV शिवदासन ने कहा कि यह विधेयक सामाजिक सद्भाव खत्म कर वैमनस्य को बढ़ावा देगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि यह विधेयक देश में विभाजन पैदा करने वाला और इसकी अनुमति कतई नहीं दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि सरकार अपना छद्म एजेंडा इस विधेयक के जरिए आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के मन में इस विधेयक से असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार वास्तव में सबको साथ लेकर नहीं चलती। इसके बाद सभापति ने इस विधेयक को पेश करने के लिए मत विभाजन की अनुमति दी। विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 53 और विरोध में 32 मत पड़े। आइए हम बात करें कि किस प्रकार से राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर बातचीत हुई और उसकी हम कुछ झलकियाँ दें। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज के सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्षों को अदालत जाने से रोकता है। Sir, you will oppose after he moves. Yes. You move.